नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुशांत और आज हम सिवान शहर में मौजूद हैं और सपनों के सिवान के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पर एक विशेष अतिथि से आज हम लोग मिलने वाले हैं जो कि शुरू से ही अपने मतलब प्रारंभिक शिक्षा और उसी वक्त से पढ़ने की ललक जो एक स्टूडेंट में होती है वो शुरू से ही रही है और वो हमारे साथ जुड़ी हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है इस चैनल के लिए, क्योंकि जो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ी हैं वो वाकई में मतलब साहित्य को बहुत कुछ दी हैं। वो चाहे आप गीत संग्रह में देख लीजिए, आप चाहे गज़ल में देख लीजिए, या फिर और भी जो एक कवि कुछ लिख सकता है, कुछ लोगों को सुना सकता है, कुछ अच्छा समाज में अपने बातों से एक प्रभाव डाल सकता है, वो ये आज हमारे साथ एक महिला जुड़ रही हैं। और ये महिला कोई आम महिला और कोई पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि एक समय में 1970 के लगभग में 10th कर लेना, फिर से इंटरमीडिएट कर लेना, हथुआ रहकर, हथुआ एक जो कि गोपालगंज में पड़ता है, वहाँ रह लेना और वहाँ से इतना उच्च शिक्षा, इतनी बड़ी ओहदे पर चले जाना, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। एक समय था कि 1970 में ये प्रारंभिक शिक्षा मैम की हुई है आपका हथुआ से ही, इंटरमीडिएट भी वहाँ से, उसके बाद गोपेश्वर कॉलेज से पढ़ाई चली और पीजी करने के बाद तक पढ़ाई हुआ सब कुछ बढ़िया से। उसके बाद पीएचडी मैम की, आज डॉक्टर पोस्ट भी इनको मिला हुआ है। और उसके साथ साथ ये बहुत सारा बढ़िया सा कविता लिखती हैं, यहाँ तक कि डीडी बिहार में इनका प्रसारण हो चुका है, लाइव इंटरव्यू उनका हुआ था। और इसी क्रम में ये साहित्य में जो हिंदी से ग्रेजुएशन, फिर पीजी, फिर पीएचडी, वो कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज गेन किए हैं उसको आज समाज में कुछ लिख कर, कुछ बताकर, मतलब एक ऐसा हुआ कि एक जो ये किताब भी हाल ही में लिखी है उसके लिए इनको अनुदान मिला है बिहार सरकार से, मतलब राजभाषा में अगर ये कुछ लिख सकते हैं तो इनको बहुत हेल्प मिला है। और इसके साथ साथ आज अभी भी लेक्चरर हैं हथुआ में और अभी इनकी सर्विस कुछ साल और बाकी है। और हमको बताते हुए, हमको ये आज आप लोगों के सामने लाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि वो सिवान की ही हैं और आज हम सिवान के शास्त्री नगर में हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव जी का अपने चैनल पर। हेलो, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और आप मिलने आए और मेरे साक्षात्कार के लिए आए यहाँ पे और समय निकाला आपने और आपने आवश्यक समझा, तो मैं आपके पास हूँ और ये मेरा मैंने बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। मैं नीलम श्रीवास्तव जी। मैं हथुआ संस्कृत कॉलेज में जी। प्राध्यापिका हूँ जी। और 1981 से हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई घर पे ही हुई, स्कूली शिक्षा घर पे हुई। मेरा घर जो है, मेरी जन्मधरती हथुआ के आसपास बहुत ही नज़दीक में एक भरपूरा गांव है, वहीं पर। और स्कूली शिक्षा के बाद मैं कॉलेज में सीधे कॉलेज में मेरा नामांकन हुआ गोपेश्वर महाविद्यालय में, जहाँ से मैंने 72 से 74 तक इंटरमीडिएट, फिर 76 तक ग्रेजुएशन और उसके बाद बिहार यूनिवर्सिटी से एमए किया। तो ये मैं और उसके बाद मेरी नियुक्ति हो गई, शीघ्र ही नियुक्ति हुई कॉलेज में। और मैं वहाँ पर नियुक्ति के बाद 1981 में 1 महीने के बाद रिजल्ट आया एमए का और उसके बाद मेरी नियुक्ति भी हो गई और फिर 2-3 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। तब से मैं सिवान से जुड़ी हुई। जी। तो कहीं ना कहीं ये आप लेक्चरर रही हैं संस्कृत जो कॉलेज है वहाँ पर, और काफ़ी एक बड़ा पोस्ट हो जाता है, प्रधानाध्यापिका आपने बताया, प्राध्यापिका, तो वो काफ़ी बड़ा पोस्ट है लेक्चरर, और अभी सर्विस भी 2-3 साल बाकी है। तो मैम बहुत दिनों से सेवा करते आ रही हैं और बहुत ऐसे शिक्षक हुए हैं, बहुत ऐसे लेक्चरर, बहुत ऐसे प्रोफेसर हुए हैं जिले में, गोपालगंज में, सिवान में और भी सब जगह। तो लिखने का मतलब शौक सब में नहीं रहता, सब लोग कुछ लिख कर समाज को कुछ बताना नहीं चाहते हैं। तो ये लिखने का रुझान आपका कब से शुरू हुआ? हाँ, मैं लिखने का रुझान जहाँ तक सवाल है जी, तो कुछ चीज़ें तो होती हैं जो जन्मजात होती हैं, विरासत में। हाँ। मेरे परिवार में सारे लोग साहित्य के मूड के थे जी। और साहित्य और संगीत हम लोग की मैंने खानदानी वो विरासत है। संगीत का भी माहौल बहुत ज़्यादा रहा और शिक्षा का माहौल तो रहा ही। तो शिक्षा के साथ साहित्य था। साहित्य कहा जाता है कि साहित्य और संगीत से जो विहीन होते हैं, कला विहीनम साक्षात पशु, वो पुच्छ और विषाण यानी सिंह और पूंछ के बिना जैसे पशु होता है, वैसे साहित्य और संगीत के बिना आदमी होता है, मनुष्य होता है। तो
तो साहित्य संगीत तो हम लोगों की जन्मजात चीज़ें हैं। और मेरे पिताजी बहुत अच्छे गणितज्ञ थे और प्रधानाध्यापक थे ईडन हाई स्कूल, जो वर्तमान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाई स्कूल कहलाता है, उसके थे। और इसलिए घरेलू माहौल बहुत ही मतलब उच्च शिक्षा का था। सारे लोग बहुत पढ़े लिखे थे। मेरी दादी, मेरी माँ और महिलाएं भी काफ़ी पढ़ी लिखी, जिनका आपको साहित्यिक और धार्मिक पुस्तकों से बहुत लगाव रहा। तो साहित्य और संगीत का लगाव रहा। घर में लोग उपन्यास पढ़ते थे, कविताएं। और मेरे सबसे बड़ी जो मुझे प्रेरणा मिली वो मेरे चाचा हैं डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव, जो अभी रिटायर हो चुके हैं। वो BN मंडल यूनिवर्सिटी में मधेपुरा में वाइस चांसलर रह चुके हैं, प्रोफेसर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी के फिलोसफी के। काफ़ी नामी उनका वो नाम मतलब उनका परिचय के मोहताज वो किसी के नहीं है। तो वो मेरे बचपन से ही हम लोग उनको देखते थे कि वो आदर्श रहे हैं। वो कविताएं लिखते थे, साहित्य से, वो तो हैं फिलोसफी के, लेकिन उनका साहित्य से काफ़ी जुड़ाव रहा। उनका कार्यक्रम बहुत पहले से रेडियो स्टेशन में होता था, तो वो देख करके भी और प्रेरणा मिलती थी। तो संगीत का माहौल तो था ही, हमेशा गाना बजाना घर पे होता रहता, साज बज था। और इसके साथ जो लोग लिखते थे वो और पढ़ते थे, तो उनसे मेरे मामा भी हैं जो बहुत बड़े उच्च कोटि के नाटककार हैं, विपिन बिहारी श्रीवास्तव गोपालगंज के। तो इस तरह का माहौल रहा। तो लिखने की प्रवृत्ति बचपन से ही रही, लेकिन उसको ढंग से लिखने का जो एक रूप दिया जा सके वो 1978 से जाकर के, जब मैं PG करने लगी, इंटर में लिखना शुरू हो गया था। इंटर में लिखना शुरू हुआ और कविताओं की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। कविता, गीत, गज़ल। और 78 से लिखने लगी मैं। और वहाँ पर और पहली बार वहाँ परफॉर्म करने का भी मौका मिला बिहार यूनिवर्सिटी में। हम लोग के हिंदी डिपार्टमेंट में, मेरा सब्जेक्ट हिंदी और हिंदी ऑनर्स, हिंदी से PG। और ज्वाइनिंग के बाद मैंने PhD की। और उसके बाद से लिखने का काम लेकिन चलता रहा। और स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपती थीं। और लेकिन वो किताब के रूप में लाने में कुछ समय लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक महिला के लिए वो घरेलू देखना, घर परिवार को संभालना चैलेंजिंग होता है। शादी हो गई यहाँ सिवान, तो सिवान और हथुआ 2 जगह का मेरा आना जाना लगा रहा। फिर बाल बच्चे, परिवार, इसी बीच PhD भी हुआ। तो काफ़ी परेशानी रही, लेकिन चलता रहा। सब कार्यक्रम मेरा सुचारू रूप से चलता रहा। परेशानियाँ आई लेकिन संभलते गए। और लेखनी लेकिन रुकी नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, रफ्तार कभी तेज कभी। तो लगातार मतलब एक ही लाइन लिखे लेकिन लिखे आज नहीं, हाँ मतलब लिखते रहे, छपा नहीं। लेकिन वो सब कार्यक्रम मेरा चलता रहा। इस बीच में कई गतिविधि से हमको जुड़ना होगा। इस बीच में एक बहन रक्षा दल है हथुआ में, उससे हम जुड़ गए, जिसमें सामाजिक वो लड़कियों 2008 से 8 में स्थापित हुई वो संस्था। और वो NGO ही है। और वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, मेरे मार्गदर्शन में ही वो चलता है। वो करने वाले हैं डॉक्टर राकेश रंजन, एक हैं वहाँ के, वो शिक्षक हैं। उनकी पत्नी भी हैं, वो आंगनबाड़ी में हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी सक्रिय हैं। और उन लोग का उद्देश्य है कि हथुआ की महिलाओं को जोड़ना और लड़कियों को सशक्त बनाना, शिक्षित बनाना, उनको जागरूक करना। हर सामाजिक माने राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना जिसके अंदर जागरूक हो, तो उन लोगों की उससे मैं जुड़ी हूँ। इस बीच मैं सिवान में मुझे लोगों ने पतंजलि योगपीठ की महिला अध्यक्षा बनाया। और मैं 10 साल लगभग यहाँ ये भी रही। और काफ़ी मैंने ये क्या कहते हैं आपको, योग का शिविर लगाया। और मैं लोगों को घूम करके योग सिखाया। घर पे भी यहाँ सिखाती थी, तो लेकिन इधर बंद हो गया है वो। तो उस कार्यक्रम में जुड़ी रही। मैंने सामाजिक और राजनीति से लगाव नहीं रहा। वैसे मैं एक बात बता दूं कि मेरा जो ससुराल है और मेरा जो मायका है, तो मायका मेरा शिक्षा और साहित्य संगीत से जुड़ा हुआ है। और ससुराल जो है शिक्षा, बिना शिक्षा के तो कुछ नहीं है। शिक्षा है, लेकिन यहाँ पर राजनीति की प्रधानता है। कानून भी कानून है, अधिवक्ता है, आप जानते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। लेकिन यहाँ कानून और इसकी ये है राजनीति की प्रधानता है। लेकिन मेरा जब जुड़ा वहाँ से है, तो सबसे मिले जुले हैं। इस तरह से मेरा चल रहा है। और मेरी किताब आई है। जी, ये किताब जरूर हम दिखाएं, क्योंकि जब हमने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी जानकारी हमको मिली। जन्म तिथि 15 अगस्त, भारत की आज़ादी के दिन इनका जन्म हुआ था। काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। और ये भरतपुरा हथुआ, मतलब ये जो गीत संग्रह है, ये कौन से साल में इसको हमने प्रकाशित किया पूरी तरह से? ये 21 के दिसंबर में। 21 के दिसंबर में। ये एक बड़ा अच्छा मैम का है, डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव, आप देख सकते हैं, बात करती सिलाएं। यहाँ पर गीत संग्रह है और लगभग इसमें बहुत सारे चैप्टर भी हैं। 64 गीत हैं। 64 गीत इसमें हैं। तो एक बार आप जरूर इसको पढ़िए और जानिए कि सिवान में कितने सारे चीज़ें, कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं, साहित्य में कितने लोग काम कर रहे हैं। और आप चुपके और कितना सारा मतलब नॉलेज इसमें होगा आपको। जरूर सिलाएं, आप समझ सकते हैं, जो सिलाएं थी पहले की, उसके बारे में जानकारी है।
अब एक और किताब यहाँ पे है जो कि 2014 में छपी थी। 2014 यह में। सम्मिलित संग्रह है। जी। मैं और मेरे पुत्र अस्तित्व अंकुर, मेरे भाई हैं समीर परिमल जो जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं पटना में, जी। और मैं, ये तीनों मिलकर के हम एक गजल संग्रह निकाले थे। गजल संग्रह। हाँ, गजल संग्रह है चंद चंद कतरे। जी। ये चंद कतरे का प्रकाशन हुआ 2014 में। इसमें दिल्ली में इसका लोकार्पण हुआ था। और बात करती शिलाएं का लोकार्पण अभी अभी 14 तारीख को, नहीं 14 तारीख को, 14 मार्च को हुआ है इसमें पटना में। पटना में हुआ है। और इसके बाद पिताजी पर बड़ा अच्छा और एक है। हमारे अपने पिताजी के उनके संस्मरणात्मक बबुआ, ये विरासत। हाँ, मेरे पिताजी को लोग बबुआ कहते थे गाँव के लोग, तो उन्हीं के नाम से हाँ ये मेरे पिताजी थे। और ये 2014 ये भी आपका सम्मिलित है? हाँ, ये सम्मिलित है। ये सम्मिलित है, इसमें बहुत लोगों की यादें हैं। अच्छा। और इसका संपादन हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने अपने लिखा है। तो मैं हूँ, मेरी बहन है और मेरे भाई हैं। और ये किताब काफी मतलब एक संवेदना से जुड़ी हुई किताब है। कैसे उनका जीवन काल है, जीवन काल में उसके जिनको इनसे जितनी बातें लोग जुड़े हुए थे लोग, उनके बारे में लोगों ने लिखा। और हम लोगों ने एक विरासत के रूप में, इसमें बबुआ एक विरासत है, ताकि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जान पाएगी कि ये पिताजी घर में कौन थे और हमारी वंशावली वगैरह सब लेकर के। इस किताब का भी प्रकाशन इन्हीं दिनों हुआ है। ये मतलब मार्केट में ये नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है? हाँ, सबके लिए, सब कोई ले सकता है। मार्केट में नहीं है, इसकी बिक्री नहीं है। हाँ, ये हम लोग का अपना है पर्सनल। और ये किताबें तो मेरे पास हैं, इससे जो लेना चाहे ले सकते हैं। तो ये किताबें छपी हैं और सोशल एक्टिविटी जो कहते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ मेरी चल रही हैं। और मैं आगे भी मुझे करने का ये है। भविष्य में एक प्रश्न अक्सर खटकता है जब हम बैठते हैं बड़े बड़े साहित्यविद से और शिक्षाविद से कि भविष्य में मतलब और भी कुछ लिखने का, कुछ मतलब छापने का फिलहाल कुछ योजना है? हाँ, बिल्कुल। इसके बाद मेरा एक आएगा गजल संग्रह जो स्वतंत्र होगा। इसके पहले जो गजल संग्रह निकला है वो सम्मिलित है, एक ही परिवार के 3 सदस्यों का। लेकिन अब जो होगी वो तैयार है, पांडुलिपि लगभग तैयार है। लेकिन हमको लगता है कि वो 23 में आ जाएगी। और उसके बाद कुछ गद्य में काम करने का इरादा है। उपन्यास वगैरह, कहानियाँ मैं लिखती हूँ, लेकिन बहुत कम, अभी उस तरह से कहानी प्रकाशित नहीं हुई है। और निबंध लिखती हूँ, निबंध, आलेख, संस्मरण, ये सब लिखती रहती हूँ। और मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से ही समाज को जो जिस क्षेत्र में होता है उसी क्षेत्र से अपना योगदान देना चाहता है। और मैं कुछ मैंने शारीरिक रूप से भी अगर कहीं मिलती जुलती हूँ तो स्त्रियों को, लड़कियों को, या जो शोषित वर्ग हैं उनको जागृत करने का प्रयास करती हूँ। उसमें दहेज के विरोध और बाल विवाह का विरोध मैं करती हूँ। और वैसा मैंने जिया भी है। मैंने मेरे बेटे की शादी, मेरी बेटी की शादी बिना दहेज की हुई है। उस पर भी मैंने काम किया है। पेपर में भी मेरा आया था कि दहेज के विरोधी हूँ मैं, और मेरा परिवार ही है। तो इसके खिलाफ ही मैं काम करती हूँ जितना हो सकता है। एक मैम रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, क्योंकि आप बहुत लिखती हैं, बहुत अच्छा, तो 2 लाइन बस हो जाए हमारे हम सबके लिए। 2 लाइन सिवान के लोगों को मैसेज देते हुए, सिवान की जो लड़कियां हैं जो सशक्त बनना चाहती हैं, कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो एक थोड़ा सा मिला जुला एक आप शायर अंत में बस, या फिर गजल जो भी आप ठीक है, जरूर एक पेश कर दीजिए। मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। जरूर गजल की पंक्तियाँ। एक स्त्री क्या क्या कर सकती है। तो इसमें मैंने लिखा है, बहुत सारी मेरी गजलें हैं। तो एक है कि एक स्त्री सब कुछ कर सकती है। तो मैंने लिखा है कि गम को मिसरों में ढाल सकती हूँ, गम को मिसरों में ढाल सकती हूँ, दर्द दिल से निकाल सकती हूँ। गम को मिसरों में ढाल सकती हूँ, दर्द दिल से निकाल सकती हूँ, और रख में सबका ख्याल सकती हूँ। एक औरत पूरे परिवार को लेकर चलती है और हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पर ध्यान रहता है। लेकिन एक स्त्री को समझा जाता है कि उसके जिम्मेवार लोग हैं, उसका खर्चा उसके लोग पाल रहे हैं। तो मैंने इसको संकेत किया है कि रख में सबका ख्याल सकती हूँ, क्यों न खुद को मैं पाल सकती हूँ। क्या बात है। क्यों न खुद को मैं पाल सकती हूँ। और हौसलों का चिराग रोशन कर, हौसलों का चिराग रोशन कर, मैं भी मिसाल सकती हूँ, हर मुसीबत को टाल सकती हूँ। पंक्ति में थोड़ा सा चलिए, ये अच्छा रहा, ज्यादा लंबा हम लोग नहीं करते हैं। और ये 5 लाइन काफी इफेक्टिव है, काफी प्रभावशाली लाइन है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि एक स्त्री सब कुछ कर सकती है। तो ये ना समझे कि वो सब कुछ कर सकती है और अपने लिए नहीं। आप पर निर्भर, आप पुरुष है तो आप पर निर्भर वो नहीं है। हाँ, वो बहुत कुछ कर सकती है। एक स्त्री को आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल, हर मामले में, केवल आर्थिक नहीं, हर मामले में आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। मैं सारी स्त्रियों को, सारी लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, हर मामले में अपना डिसीजन, अपना निर्णय खुद ले और सहयोग जाने, लोगों से सुने, लेकिन करे अपने मन की, निर्णय ले सही ढंग से,
उचित अनुचित का ख्याल रखें, अपने गार्जियन अपने अभिभावकों से सलाह लें, लेकिन फिर अपना मन जो कहे, क्योंकि मन सबसे बड़ी मन की आवाज़ होती है, और मन की आवाज़ उसमें वो आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तो जो कहे वही बात को माने, यही मेरा कहना है लोगों के लिए। चलिए बहुत धन्यवाद मैम आपका, और बहुत अच्छा लगा ये विशेष हमने साहित्य के ऊपर, हिंदी के ऊपर, और सिवान और गोपालगंज का मिक्सचर एक जो साहित्य में योगदान है मैम का, उसको हमने कोशिश किया अपने चैनल के माध्यम से कुछ उजागर करें, प्रयास एक हमने किया है। आपको यह कैसा लगा आप जरूर बताइए, और अगर कुछ त्रुटि या फिर कुछ भी होता है तो आप हमको डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही हम सपनों का सिवान और अभी सपनों का बिहार भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।